नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दस्तावेज की जिसमें दुनिया की पावर बैलेंस को बदलने की ताकत है, जोहानिसबर्ग घोषणा पत्र। देखिए, ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक नई दुनिया का ब्लूप्रिंट हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि इसमें खास क्या है। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया के जो नियम हैं उन्हें फिर से लिखा जाए, और इस बार कलम उन देशों के हाथ में हो जिनकी आवाज को अब तक उतना सुना नहीं गया। जोहानिसबर्ग घोषणा पत्र असल में इसी बड़ी सोच को सामने रखता है। अच्छा, इस घोषणा पत्र की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसकी टाइमिंग। आमतौर पर ऐसे दस्तावेज सम्मेलन के आखिर में आते हैं, लेकिन इसे तो शुरुआत में ही अपना लिया गया। इससे साफ पता चलता है कि इस बार इरादा सिर्फ बातें करने का नहीं था, बल्कि एक्शन लेने का था। और इसका पूरा फोकस अफ्रीका और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों पर है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसका जो पहला पिलर है, वो सीधा सीधा बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस यानी आर्थिक न्याय की। मतलब एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी बने जो कुछ ही देशों को नहीं, बल्कि सबको बराबर के मौके दे। और इस पिलर के अंदर कई बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, बढ़ती हुई असमानता को कम करना। साथ ही ये संयुक्त राष्ट्र और IMF जैसी बड़ी संस्थाओं में सुधार की भी बात करता है। ये देशों को कर्जे के बोझ से निकालने और भूख के खिलाफ एक ग्लोबल अलायंस बनाने की भी मांग करता है। इसमें ना एक बड़ा ही दिलचस्प अफ्रीकी सिद्धांत है, उबुंटू। इसका मतलब होता है मैं हूं क्योंकि हम हैं। और खाद्य सुरक्षा के मामले में इसका मतलब ये है कि हमें बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर रहने की बजाय छोटे किसानों और लोकल कम्युनिटीज को मजबूत करना होगा। तभी कुपोषण और खाने पीने की चीजों के दाम में जो उतार चढ़ाव आता है, उसका सामना किया जा सकता है। अच्छा, कर्ज के जाल से निपटने के लिए एक बोरोअर्स प्लेटफॉर्म यानी ऋणग्राहियों का मंच बनाने का भी प्रस्ताव है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां कर्ज में डूबे देश एक साथ आकर अपने लिए बेहतर शर्तों पर और समय पर समाधान की मांग कर सकें। इसका सीधा मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस की दुनिया में पावर का बैलेंस थोड़ा बदले। इकोनॉमिक जस्टिस के बाद आते हैं दूसरे पिलर पर। ये एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने पर जोर देता है, जिसमें विकास, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें बात होती है ऐसे डेवलपमेंट मॉडल्स की जो क्लाइमेट चेंज को झेल सकें, सबके लिए क्लीन एनर्जी हो और औद्योगिकीकरण ऐसा हो जिसमें कोई पीछे न छूटे। साथ ही भविष्य के लिए जो जरूरी मिनरल्स हैं उन्हें सुरक्षित करने और ये पक्का करने पर भी जोर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के भले के लिए ही काम करे। और एक बहुत बड़ा फोकस इस बात पर है कि अफ्रीका सिर्फ कच्चा माल एक्सपोर्ट ना करता रहे, इसके बजाय वहीं पर इंडस्ट्री लगे, ताकि वैल्यू एडिशन का फायदा भी लोकल इकोनॉमी को मिले, खासकर जो जरूरी मिनरल्स हैं उस क्षेत्र में। तो जाहिर है आर्थिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगा जब दुनिया में शांति हो, और इसीलिए घोषणा पत्र का तीसरा पिलर पूरी तरह से ग्लोबल पीस और कोऑपरेशन के लिए है। ये घोषणा पत्र दुनिया के कई कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, मतलब जहां लड़ाई चल रही है, वहां न्याय संगत और स्थायी शांति की बात करता है। इसमें यूक्रेन, सूडान, DR कांगो और फिलिस्तीन का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। ये इन संकटों पर एक साझा ग्लोबल स्टैंड लेने की कोशिश है। अब सवाल ये है कि इस पूरे दस्तावेज को बनाने में भारत का क्या रोल रहा। तो यहाँ भारत ने एक ब्रिज बिल्डर यानी पुल बनाने वाले का एक बहुत जरूरी काम किया। देखिए, भारत ने जो G20 समिट में अपना मंत्र दिया था, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, उसी सोच को जोहानिसबर्ग में भी आगे बढ़ाया। भारत का जोर इस बात पर था कि एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम बने जिसमें सबकी आवाज सुनी जाए, खासकर ग्लोबल साउथ की। और भारत ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि कुछ बहुत ही ठोस प्रस्ताव भी रखे, जैसे कि ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए एक ग्लोबल रिपोजिटरी बनाना, अफ्रीका के साथ स्किल डेवलपमेंट में पार्टनरशिप करना और हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए एक ग्लोबल टीम बनाने जैसी पहलें। तो भारत ने असल में किया क्या? उसने डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों के बीच, जिनके विचार अक्सर अलग अलग होते हैं, उनके बीच एक पुल का काम किया। क्लाइमेट चेंज, कर्ज का संकट और डिजिटल गवर्नेंस जैसे मुश्किल मुद्दों पर, जहां दोनों पक्षों में काफी मतभेद थे, भारत ने एक ऐसी संतुलित भाषा बनाने में मदद की जिस पर सब सहमत हो सके।
और ये कोई छोटा-मोटा दस्तावेज नहीं है। इस घोषणा पत्र में कुल 122 पॉइंट्स हैं। इससे पता चलता है कि ये कितना कॉम्प्रहेंसिव है और दुनिया की लगभग हर बड़ी चुनौती को इसमें शामिल करने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश की गई है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र इतिहास में एक असली टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्या ये ग्लोबल साउथ को एक नई और मजबूत आवाज देगा, या फिर ये बस अच्छे इरादों वाला एक और दस्तावेज बनकर रह जाएगा? इसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी, जब इन शब्दों को एक्शन में बदला जाएगा।